हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीडीपी का हम देखते हैं पेपर 2 का। काफ़ी अच्छा पेपर था ये, मॉडरेट था, आसान नहीं था। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जिसमें तो दो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। देखिए, पेडागोजी होता ही है कि सीटेट किस माइंडसेट से जिसने पेपर बनाया है, उसने किस माइंडसेट से पेपर बनाया है और किस क्वेश्चन का सही आंसर उसने ध्यान में रखा है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपके बाद में नंबर बढ़ जाएंगे, इसीलिए आप पूरा क्वेश्चन जरूर मिलाइएगा। हाँ, ये जरूर है कि एक दो क्वेश्चन में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर देखिए, इसमें अगर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप भी अपना आंसर मिलाना चाहेंगे। हाँ, ये देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें दो सही हो सकता है। कैसे, सुनो। और अभिकथन में दिया है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो बात तो एकदम सही है, जैसे रूढ़िवादिता को तोड़ना तो चाहिए। कारण दिया है कि शिक्षा जो है एक प्रमुख उद्देश्य, देखिए शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। अब ये भी बात सही है। देखिए, ए भी सही है, आर भी सही है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक आंसर तो यही होगा कि ये इसकी व्याख्या जो है सही नहीं दे रहा है, बट फिर भी तीसरा भी मान सकता है क्योंकि देखो यहां पर बात किस चीज की हो रही है, रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर देखिए शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक मतलब क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब कि हर बच्चे में जो है क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे में ये चीज नहीं आएगी, बच्चे जो है रूढ़िवादिता को तोड़ने वाली बात जो है वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये तो जरूरी है ही। तो कहीं ना कहीं ये दोनों में संबंध भी बन रहा है। आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो व्याख्या भी सही हो सकती है। ठीक है, अगर सीटेट ने इस हिसाब से बनाया है पेपर तो इसलिए आप तीसरा चौथा को मान लेना, बट फिर भी तीसरा वाला ऑप्शन जो है आप यहां पर खुद देख सकते हैं कि रूढ़िवादिता को तोड़ने की बात चल रही है, और ये तभी हो सकता है जब समालोचनात्मक आत्मचिंतन बच्चे में हो। ठीक है, तो दोनों में इंटरलिंक है, तो इसलिए तीसरा चौथा आप मान के चलो, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। काफी आसान सा है, ये आपका 4 है, क्योंकि आप व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो चौथा हो जाएगा। चलो तीसरा देखो, तीसरा का देखिए राइट आंसर। इसमें देखिए, इसमें भी मैं आपको दो आंसर बता सकती हूं, बट फिर भी एक आंसर मैं इसलिए यहां पर बताना चाहूंगी कि निम्न कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना आपको इंग्लिश वाला भी जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में क्लैरिटी ज्यादा रहती है। तो इसमें लिखा है कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। अब इसमें चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि ये बात तो सही है कि शुरुआती वर्षों में जिन्होंने भाषा सीखने के लिए जिनको ज्यादा अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलता है, तो बाद में थोड़ा सा भाषा चुनने में कठिनाई हो जाती है। तो भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिक पर निर्भर होता है, ये तो एकदम गलत है कि ये जेंडर पर डिपेंड नहीं करता है। ना ही विकास जो है अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होती है। तो देखो, ये पहला दूसरा तो खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं तीसरा चौथा में कि कौन सा सही होगा। तो देखिए, भाषा विकास का एक संवेदनशील काल है। जी हाँ, यहाँ पे लिखा है कि देयर इज सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा बचपन का जो समय होता है ना, उस समय आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हैं, क्योंकि वो काफी सेंसिटिव पीरियड होता है। ये बात सही है। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर कॉम्प्लेक्सली इंटर रिलेटेड, कि भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि चौथा होगा, बट आप एक बार ध्यान से सुनिए, इसमें यहाँ पे जो बात किया जा रहा है भाषा से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर तीसरा सही होगा कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। ठीक है, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। अब देखते हैं, हल्का से इस पर डाउट हो सकता है, बट फिर भी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही जाता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, भाषा की बात हो रही है, तो हम अभी फिलहाल तीसरा मान सकते हैं, बट फिर भी अगर आंसर की आती है तो देखते हैं कि इसमें चौथा को माना है कि नहीं माना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस पे बुक से कुछ भेज भी रहे थे कि चौथा हो सकता है, तो वो हम देख लेंगे। तो एक दो क्वेश्चन इसलिए मैंने पहले ही बोला है, आप इसको डाउट में रखिएगा। 4 देखिए, अधिगम के 4 का राइट आंसर तीसरा होगा। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। सबसे बेस्ट आंसर है ये। अब कोई क्वेश्चंस में आपके डाउट नहीं रहेंगे। चलिए 5 देखिए, 5 का चौथा सही होगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक मतलब मेटा कॉग्निशन कौशल विकसित करने में मदद करती है। तो अच्छा, इसमें एक्टिविटी क्या होगा कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करो कि वे स्वयं अधिगम पर चिंतन करें और अपना खुद का मूल्यांकन करें। तो 4 सही हो जाएगा। चलिए अब 6 देख लेते हैं।
6 में देखिए आपका पहला सही है। और अभी कथन में है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। बात सही है। उदाहरण के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करता है। इसकी वजह से ये गलत होता है। तो ए सही है, आर गलत है। पहले के साथ जाएंगे। 7 देखिए, 7वें का आपका 4 होगा और बहुत आसान सा था कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए अनुकूल कक्षा का वातावरण कोऑपरेटिव होना चाहिए, सहकारी अधिगम। ठीक है, चलिए 8वां देखिए। 8वां का आपका पहला होगा जटिल समस्याओं से, और ये जिस भी बच्चे ने मुझे भेजा उनके काफी क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? तो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखिए। 9 में आपका दूसरा सही होगा बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो दूसरा सही हो जाएगा। 10वां देखिए, और 10वें में आपका डिसलेक्सिया से बात हो रही है मतलब पढ़ने वाला है। तो 10वां का आपका तीसरा होगा कि वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहा है उसको पढ़ना कैसे सिखा सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हो, सिस्टमैटिक जो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है ध्वन्यात्मक, उसके माध्यम से सिखा सकते हैं। तो तीसरा सही होगा। 11 देखिए, 11 में क्या सही है वो देख लेते हैं। तो 11 में आपका तीसरा होगा कैसे, सुनिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें थोड़ा सा समय लगा समझने में। देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? जैसे कि समझ की अग्रवर्ती गहनता है, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। देखिए मैंने हमेशा से बताया ना कि कई बार ऑप्शंस इतने टेढ़े मेढ़े रहेंगे ना कि आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना होगा। आप इसमें से मुझे एक चीज बता दो कि बात हो रही है कि कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। देखिए इसमें आप मुझे बताइए कि विच स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड टिपिकली डिफर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, मतलब प्रतिभाशाली बच्चों की बात हो रही। तो क्या प्रतिभाशाली बच्चे अपनी समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भर रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। हाईली डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं कोई प्रतिभाशाली बच्चा है वो अपनी समझ के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा डिपेंड होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आप इसी से एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, सी कहीं पर भी नहीं हो सकता है वो ऑप्शन। तो सी वाला खत्म, ये भी सी खत्म, ये भी सी खत्म। तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा ए बी। समझ की जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डेप्थ होना चाहिए, फास्ट पेस ऑफ लर्निंग होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा तीसरा सही होगा। ठीक है, तो जो लोग भी बोल रहे थे पहला होगा, आप सी को तो शामिल ही नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपका 11 का हो जाएगा ए और बी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैंने जानबूझ के यहाँ पे समझाया था। 12 देखिए, 12 का आपका पहला होगा कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। जी हाँ, ठीक है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, क्योंकि सब जब सुनाई ही नहीं देगा तो वो ज्यादा कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक, इसमें से सही कथन की बात हो रही है। ठीक है, कि ये इनके संदर्भ में, इनके कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना था, इसलिए पहला सही होगा। 13 देखिए, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था 13 का। इसका राइट आंसर तीसरा है। काफी डिफिकल्ट भी था कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान है जबकि भिन्न किसमें? तो समायोजन में समान है और संशोधन में भिन्न है। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा। 14 देखिए, 14 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा सही होगा। संरचनावादी मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित, जी नहीं, ऐसे बच्चे जो है वो खुद आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, बाहरी नहीं। तो ये गलत, और गलत वाला ही सही होगा, दूसरा। 15 देखिए, 15 का आपका जो है दूसरा सही होगा बी सी डी। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, आपका बी सही हो जाएगा। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, तो ये तीनों सही होगा। 16 देखिए, 16 में आपका तीसरा सही है। बुद्धि के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो आपको पता है कि बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकता है, तीसरा सही होगा। 17 देखिए, 17 का आपका पहला सही होगा, कैसे सुनिए, इसलिए इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है? और इन्हें
जो है किससे आप सीख सकते हैं। तो देखिए जेंडर रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह, जिसे आप स्टीरियोटाइप और बायस, ये दोनों तो इसे एक ही दूसरे से संबंधित है, तो ये दोनों होगा ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद से 4 है कंस्टेंसी इनिशियली ड्यूरिंग, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा 17 का पहला, क्योंकि पुलिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को हम जेंडर भूमिकाएं कहते हैं और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी, ठीक है। ये एक जो है जेंडर रोल है थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड इनटू एडल्टहुड, इसलिए आपका पहला सही होगा, ठीक है। दूसरा तीसरा नहीं हो सकता है, ध्यान देना, क्योंकि स्टीरियोटाइप्स और ये बायस ये नहीं हो सकता है। ये क्या है, एक जेंडर रोल है, तो पहला सही हो जाएगा। 18 देखिए, 18 काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहला सही होगा। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना आपको भी पता है कि कैरल गिलिगन ने लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए किया था, बहुत आसान है, पहला। 19 देखिए, 19 में अच्छा कुछ लोगों ने ना स्पीयरमैन लगा दिया, बट आप ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया, तो वो है हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। आप इसको बुक में देख सकते हैं, इसका 4 होगा ऑप्शन। समावेशिक शिक्षा में क्या शामिल है, तो 20 का आपका तीसरा होगा। इसका मतलब है कि आपने क्या किया, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप आपने करिकुलम में को फ्लेक्सिबल कर दिया है, तो तीसरा सही होगा। एक दो क्वेश्चन आप अपना डाउट में लेकर चल सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया है। ऑफिशियल आंसर की में आपको थोड़ा बहुत एक दो का डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि पैडागोजी में एक दो सीटेट अपने हिसाब से आंसर मान सकते हैं। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, पहला सही होगा कि वो तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए 22 देख लीजिए, 22 का भी आपका पहला होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रश्न बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग और जो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग उसको बढ़ावा देता है। तो पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, तो मैंने हमेशा से बताया जहां पर भी क्यों लग गया ना, वो बेस्ट आंसर होता है, ठीक है। चलिए 23 देखिए, 23 का आपका 4 होगा, क्योंकि बात तो दोनों सही है बट व्याख्या सही नहीं है। जैसे कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और ले वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, जी हाँ। और खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो बात तो सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसलिए हम 4 के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद से अब हम आ जाते हैं 20 पर, तो 20 का आपका तीसरा सही होगा, देखिए, ठीक है। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, तो व्यक्तिगत, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, हमने 23 तो कर ही लिया ना, हाँ 23 हो गया है, 20 ये सारा हो चुका है। 24 देखिए, अब 24 में आपका तीसरा सही है, निम्न कथनों को पढ़ो, सही विकल्प का चयन करो। बात दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं होती हैं, जी हाँ, क्योंकि इसमें अंतर आनुवंशिक अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतर प्रक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, तो तीसरा हो जाएगा। 25 देखिए, भाई बहन के रिश्ते, पहला सही होगा। देखो पहला चौथा में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहला में ये लिखा है कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं, जी हाँ। माता पिता और जो उनके साथी होते हैं ना, उनके साथ संबंध आपको समान कभी नहीं दिखेंगे। आपने पढ़ा होगा कि वो डिफरेंट देन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पियर्स, पेरेंट्स के साथ और पियर्स के साथ समान नहीं हो सकता, इसलिए आप समान वाले के साथ नहीं जा सकते हो, उनका भिन्न होता है। जो बच्चे होते हैं, भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं, वो माता पिता और साथियों के साथ उनके जो संबंध होते हैं वो भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जी हाँ। तो समान तो नहीं हो सकता है, भिन्न होता है, इसलिए आपका पहला सही होगा, ठीक है। चलिए, और ये देखिए काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट बहुत आसान है। 26 का आपका 4 ऑप्शन सही होगा कि जो महारत है, मास्टरी गोल्स है, वो प्रदर्शन, उसमें क्या अंतर है, तो इसका चौथा होगा कि महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। 27 देखिए, 27 का आपका तीसरा सही है। इसमें से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, तो वह क्या है, क्योंकि आप जानते हैं संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता, ये तो सभी को पता है। चलिए 28 का देखिए, इसमें आपका तीसरा सही होगा, क्योंकि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, जी हाँ, यूनिवर्सल पैटर्न्स है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, तो तीसरा सही हो जाएगा। 29 काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसका तीसरा सही होगा। ले वाइगोस्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से हो सकता है, ये तो किसी का गलत होगा ही नहीं। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, आप देखिए 30 देखिए, 30 इसका आपका पहला सही होगा। कैसे, सुनिए, दोनों गलत नहीं है, एक सही है एक गलत है। पहला सही है क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला जो कि गणित प्रोफेसर है और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। आप मुझे बताओ, ये सही चीज नहीं है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप को चुनौती कर रहे हैं।
चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि गणित जो है वो लड़कियां नहीं लड़के पढ़ते हैं, लड़के तेज होते हैं, बताया गया है। और नर्स जो है वो पुरुष नहीं महिलाएं होती हैं, क्योंकि महिलाएं अच्छी तरीके से ध्यान रखती हैं। तो ये कितनी अच्छी चीज लिखी है इसमें कि ऐसे लोगों को चर्चा करने के लिए हम बुलाते हैं जिसमें महिला गणित है पढ़ाती है और पुरुष नर्स है। तो काफी अच्छी चीज है, हमें ऐसा करना चाहिए, स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहिए। तो ये तो हर हाल में सही होगा। लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिगृहित नहीं है। अच्छा, ये चीज लिखा है कि जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। ये बात इसने गलत लिख दी है, ठीक है। तो ए सही है, आर गलत है, इसलिए मैंने आपको समझाया। तो हम पहले के साथ जाएंगे, ठीक है। तो 30 का पहला, तो आप प्लीज मुझे स्कोर अपना बताइएगा। इसके बाद से आप और भी किस सब्जेक्ट का चाहते हैं, जैसे कि मैथ साइंस हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गई, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं।